मित्रों, मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। वास्तव में जब प्रोग्राम मन के आया तब भी मुझे ये चिंता थी कि समय पे हो नहीं पाएगा, पर मुझे कहा गया था कि नहीं, एकदम समय पे आपको निकाल देंगे मंडी से। मैं एकदम सही समय मंडी पहुंचा, पर कई वर्षों बाद गया था मंडी गोविंदगढ़ और उसके कारण वहाँ पे थोड़ा विलम्ब हो गया। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर पहली बार मंत्री के नाते मेरा मंडी गोविंदगढ़ में जाना हुआ। शादी के समय तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे बहुत आना जाना रहा और मैं उनमें से नहीं हूँ कि कोई झूठा बयान करूँ कि मैं मंडी गोविंदगढ़ का दामाद हूँ। मेरा रिश्ता ही मंडी गोविंदगढ़ से आया था। आज हमने पुराने सब लोगों को भी याद किया। वहाँ जिस व्यक्ति ने रिश्ता लाए थे वो तो गुजर गए, उनका लड़का भी आके मुझे मिल के गया। तो मेरी ससुराल वहाँ पे थी, फिर मेरे फादर इन लॉ दिल्ली शिफ्ट हो गए, पर मेरे बारात तो वो लोग लेके मुंबई आए थे, मैं बॉम्बे मुंबई में हूँ। तो मेरी पत्नी के दादा दादी मंडी गोविंदगढ़ में ही रहते थे अंत तक। उनके चाचा के यहाँ पे मैं गया था, तो उसमें थोड़ी देर हो गई। इंसिडेंटली, क्योंकि ये बात निकल रही है, तो मेरी पत्नी का जन्म लुधियाना में हुआ है, कि तब उनका पूरा परिवार मंडी गोविंदगढ़ में ही था। तो जन्म उनका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है यहाँ, सीएमसी। हाँ, तो सीएमसी की पैदाइश है उनकी। और बहुत आनंद है मुझे कि मैं आज दोनों, मेरी पत्नी के जन्म स्थान पे भी आया हूँ और उनका जहाँ बचपन बीता उनके दादा दादी के घर में, वहाँ भी होके आया हूँ। और उस कारण आपको जरूर मैंने थोड़ी तकलीफ पहुँचाई, पर आप माफ करिएगा। आज पंजाब के ऊपर पूरे सबकी नज़र है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाने को भी शर्माते हैं और अपने पिता के नाम पे ही लड़कियां रह जाती हैं, और फिर जब दिखता है कि हालत खस्ता है तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि हम पंजाब की बहू हैं या हम पंजाब की बहू को लेके आए हैं, जैसे चन्नी जी ने कहा। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं बहुत दुख के साथ निंदा करता हूँ चन्नी जी की। जिस प्रकार से उन्होंने देश को बांटने का काम किया, भाई भाई को बांटने का कल बात की। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली से जो लोग पंजाब में आते हैं वो हमारे भाई बहन हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जो लोग पंजाब से देश भर में जाते हैं उनका भी उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत होता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पंजाब के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि मुंबई में भी बड़ी संख्या में पंजाब के लोग रहते हैं। उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम सब मुंबई के लोग लेते हैं। और कभी किसी ने मुंबई में ये बात नहीं की कि पंजाब के लोगों को पंजाब जाना चाहिए या आंध्रा के लोगों को आंध्रा जाना चाहिए। मैं खुद जिधर जन्मा और पूरे बचपन बिताया, उस एरिया में सरदार नगर है, बहुत बड़ा पंजाबी इलाका है, सिखों का इलाका है, साइन कोलीवाड़ा कहते हैं उसको। और पूरे बचपन में हमारा रोज का उठना बैठता था। मेरी माँ वहाँ से कॉरपोरेटर रही, फिर एमएलए रही 3 टर्म के लिए, जिसमें सभी पंजाबियों का, सरदारों का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला और उनको हमने दिल से लगाया। मैं घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस की, जिसने समय समय पे पंजाब का अपमान किया, पंजाब के साथ अन्याय किया, पंजाब को आतंकवाद के अंदर डाल दिया और अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ने के लिए
पंजाब के ऊपर आतंकवाद थोपने का जो घोर अपराध कांग्रेस ने किया, उसी के कारण मैं समझता हूं आज कांग्रेस की ये दुर्दशा, और उनके कारण पंजाब में भी ये कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। आखिर जिस प्रकार से नरसंहार किया गया सरदारों का, खासतौर पे दिल्ली में, उसके पीछे किसका हाथ था? कांग्रेस के नेताओं का। उस समय के उनके नेता बोलते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जो परिवार का, उस परिवार के नाम पे यहाँ पे पंजाब में राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को बुरी तरीके से हरा के भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष के सरकार, एक डबल इंजन की सरकार पंजाब में सेवा करने के लिए अवश्य आएगी। मैं ये भी मानता हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने झूठे वादों दे के दिल्ली के साथ अन्याय किया है, पंजाब की सरकार में अगर उनको मौका मिला तो वो सिर्फ वादे वाली सरकार बन के रह जाएगी। और पंजाब के लोगों को ध्यान में आने लग गया है कि जो सरकार कहती थी हम 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक? जो सरकार कहती थी आम आदमी पार्टी चुनाव के पहले कि हम स्कूल कॉलेज बनाएंगे, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, दिल्ली में अच्छे सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे, वो सब खोखले वादे सिर्फ इश्तिहार बन के रह गए। हजारों करोड़ रुपए खर्च के इश्तिहार देके जनता की उमंग, जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती हैं। ठोस काम करके, और जो काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और अन्य अन्य राज्यों में किया है, वो देश के सामने है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास हुआ है, जिस प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट की 8 प्रदेशों में, पूर्वोत्तर के सभी प्रदेशों में विकास हुआ है, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनी वहाँ वहाँ आधारभूत सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग हो, व्यापार हो, हर तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलके उस एरिया की ग्रोथ की है, उस एरिया में विकास को पहुंचा है। आज मैं लुधियाना आया हूं, मेरा सौभाग्य है लुधियाना को औद्योगिक दर्जा जो वर्षों वर्षों से मिला है, चाहे वो टेक्सटाइल कपड़े का व्यापार हो, होजियरी का काम हो, चाहे वो बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग हो, अन्य अन्य इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के साथ और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के साथ लुधियाना देश की शान बनी है। लुधियाना को एक समय पे तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। आज पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी शायद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो लुधियाना में स्थित है, और जो देश का विकास यात्रा रही है जिसमें कृषि का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, कपड़ा व्यापार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इंजीनियरिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास में स्थान रहा। उस पूरे यात्रा को मैं समझता हूं हम लुधियाना में देख पाते हैं। लुधियाना उसका एक केंद्र है। मेरा मानना है लुधियाना की जो पोटेंशियल थी, जो सही माने में लुधियाना की एक क्षमता थी, उसको जितने मात्रा में ग्रो करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लुधियाना उस तरीके से बढ़ नहीं पाया। और उसके लिए पंजाब में जो भ्रष्ट और अयोग्य नेताओं ने वर्षों वर्षों तक कमान संभाली,
भाजपा को कभी मौका मिला तो एक दो मंत्री और बहुत जूनियर पार्टनर के रूप में ही हमें मौका मिला यहाँ पे सेवा करने का। अब पहली बार भाजपा एक प्रमुख दल के नाते और अपने खुद के बलबूते पे अपने मित्र पक्षों के साथ पंजाब में सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरी है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी भी यहाँ पे उपस्थित है। वो भी आज भाजपा को समर्थन देकर भाजपा के साथ काम करने के लिए आज यहाँ पे हम सबके बीच में आए हैं। इनका भी मैं स्वागत थोड़ी देर में करूँगा, पर जो समर्थन इन्होंने दिया ये दर्शाता है, ऊपर बिठाओ, ये दर्शाता है कि भाजपा ही एकमात्र विकल्प पंजाब के लिए है जो पंजाब को विकास देगा, जो पंजाब में एक नई उमंग लेके यहाँ के युवा युवतियों को एक नई सुबह देने का काम करेगा, नए अपॉर्चुनिटीज और अवसर देने का काम करेगा। मैं समझता हूँ कई सारे विषय मुझे मंडी गोविंदगढ़ में भी बताए गए, लुधियाना में यहाँ आने के पहले भी कुछ टेक्सटाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने विषय मेरे समक्ष रखे। साधारणतः जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं तब विकास की गति तेज हो जाती है। दुर्भाग्य से यहाँ जो अराजकता रही, जो वर्षों वर्षों तक यहाँ पे जो कानून व्यवस्था कमजोर रही, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ने ये पंजाब की एक माफिया राज के अंदर, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो शराब की माफिया हो या जमीन की माफिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की माफिया हो या केबल माफिया, लॉटरी माफिया हो, ये सातों माफिया ने जिस प्रकार से पंजाब को घेर रखा है, अब वो पता नहीं हनी मनी चनी पता नहीं क्या क्या यहाँ पे सुनने को मिलता है। कौन इन माफिया के पीछे है, कौन लोगों ने इन माफिया को बल दिया। आज तो मैं एक टीवी प्रोग्राम में कल रात को देख रहा था कि दो नेता जो अपने आप को यहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मानते हैं, वो दोनों नेता के बीच में जुगलबंदी चल रही थी, किसके पास ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा है, और दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे थे अपना दोनों की संपत्ति। एक मांग रहा था कि भाई तुम्हारे और तुम्हारे भतीजे और भाइयों की और रिश्तेदारों की संपत्ति मुझे दे दो, दूसरा आरोप लगा रहा था कि तुम हमसे ज्यादा भ्रष्ट हो। मैं समझता हूं ये दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने दिल्ली में उनके काम को देखा। दिल्ली में पूरी तरीके से एक फेल्ड गवर्नमेंट चलाया है आम आदमी पार्टी ने। आज तक एक सिख को दिल्ली की सरकार में मंत्री नहीं बनाया, और जिस प्रकार से दिल्ली को विकास से वंचित रखा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, स्टार्टअप्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी सारी योजनाएं लाए, हमने कभी इश्तिहार दे दे के उसके बड़े गुणगान नहीं गाए। हमने हर पैसे को स्टार्टअप्स में हमारे युवा युवतियों को, हमारे जॉब क्रिएटर्स को मदद करने की कोशिश की। पीछे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक छोटा सा 60 करोड़ रुपए की स्टार्टअप्स को सहयोग देने की योजना निकाली। आपने मीडिया में देखा होगा, 3-3 मिनट के उसके इश्तिहार, हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। मेरा मानना है कि 60 करोड़ की योजना पे 200-250 करोड़ कम से कम तो इश्तिहार में लगा दिए। अब स्टार्टअप को उसका लाभ ज्यादा होगा या पब्लिक का पैसा दुरुपयोग करने के लिए उनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये निर्णय पंजाब की जनता को मैं छोड़ता हूं। पंजाब की जनता समझदार है। पंजाब की जनता ने देखा है किस प्रकार से गत वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार पंजाबियत और पंजाबी संस्कृति
सिखों और हमारे धर्म को बचाने के लिए कैसे लगातार प्रयत्नशील रहे, काम करते रहे। आखिर करतारपुर कॉरिडोर इतने वर्षों में किसी ने क्यों नहीं खोला? 3 मौके आए थे पहले जब हम आसानी से करतारपुर कॉरिडोर भारत का हिस्सा बन सकता था। तीनों मौके कांग्रेस ने खराब कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन में पानी हर घर तक लेके जाने का काम शुरू किया, इंटरनेट हर पंचायत तक लेके जाने का काम शुरू किया, उसमें तेज गति से पंजाब में काम हो तो एक डबल इंजन वाली सरकार भाजपा की उसको भी तेजी से आगे बढ़ा पाएगी। गत वर्षों में चाहे वो आयुष्मान भारत से हर गरीब मध्यम वर्ग परिवार को, व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिले, चाहे हमारी माता बहनों को कभी शर्मिंदगी ना हो कि शौच के लिए खेत में जाना पड़े, उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 12 करोड़ इज्जत घर हमारी माता बहनें बेटियों को स्वाभिमान देने के लिए जो पुण्य का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिस प्रकार से कोविड के दौरान 19 महीने तक मुफ्त में 5 किलो अनाज हर महीने 80 करोड़ लोगों को दिया, और ये फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो अनाज मिलते हैं उसके अतिरिक्त है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत जो विकास में अभी तक पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, विकासशील देश है। हमें आज गर्व है कि पूरे देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको रात को भूखा सोना पड़ा। एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण परेशान नहीं हुआ पूरे कोविड काल में, क्योंकि केंद्र सरकार तट पर थी। केंद्र सरकार लगातार चिंता कर रही थी। मैं समझता हूं चाहे मुफ्त में गरीबों को घर देने की बात हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अलग अलग वर्षों तक विकास से वंचित रहे उन तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो कुकिंग गैस की कनेक्शन देके हमारी माता बहनों को चूल्हा से मुक्त करने की बात हो, उनको जो 400 सिगरेट जितना धुआं जाता था उससे मुक्ति देने की बात हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात हो, एक विकास से प्रेरित ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयत्न करने वाली सरकार पंजाब के लोगों ने केंद्र में देखी है। अब पंजाब के लोग उत्सुक हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जो 21वीं सदी का भारत बन रहा है, उसमें एक नवा पंजाब भी बने। पंजाब का योगदान देश और विदेश तक पहुंचे, पंजाब से निर्यात पूरे दुनिया तक जाए, पंजाब में उद्योग का विकास हो, पंजाब में किसानों को एक अच्छा भविष्य मिले। मैं समझता हूं हर वर्ग को साथ लेके चलना, हर समाज को साथ लेके चलना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता रही है। बिना भेदभाव के विकास देश भर में हो। पंजाब में भी 2 मेजर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा और अमृतसर बठिंडा जामनगर का। जल जीवन मिशन में 34 करोड़ परिवारों तक अब पानी नल से पहुंचता है। किसानों को देखें तो गेहूं की रिकॉर्ड परचेज पिछले 5 वर्षों में हुई है। पिछले वर्ष अकेले 2020-21 में 133 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 23,000 करोड़ सीधा किसानों के खाते में गया, सीधा, बिना कोई बिचौलिए। जो डिमांड किसान वर्षों वर्षों से किया करते थे, हर किसानी परिवार को आज 6,000 रुपए हर वर्ष मानधन के रूप में, हमारे अन्नदाताओं को उनके सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिलता है। 12 लाख घरों को मुफ्त में कुकिंग गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मिला। 45 लाख परिवारों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं आयुष्मान भारत के तहत। और आगे आने वाले दिनों में जो बजट में अनाउंस किया, एक वाइब्रेंट विलेज की योजना, जो बॉर्डर से लगी हुई हमारे गांव हैं उनके विकास को प्राथमिकता देने का काम मोदी सरकार
करने जा रही है। मैं एक घटना आपको जरूर बताना चाहूंगा, मेरे मीडिया के मित्रों को। जब कोविड की दूसरी लहर बहुत परेशान पूरा देश और ऑक्सीजन की किल्लत को केंद्र सरकार केयरफुली बिना भेदभाव के देश भर में सबको पर्याप्त ऑक्सीजन मिले इसकी चिंता कर रही थी। पंजाब के लिए ऑक्सीजन उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दूर दूर के इलाकों से हवाई जहाज से एम्प्टी कंटेनर जाते थे। वहां भर के फास्ट ट्रेन से, बाकी सब ट्रेन को रोक के फास्ट ट्रेन से पंजाब लाया जाता था। और पंजाब पे कभी हमने कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। उस समय मेरा लगातार पंजाब की सरकार से संपर्क बना रहता। उस समय आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार थी वो लगातार रोड़े लगा रही थी कि ऑक्सीजन पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा ना पहुंच पाए। यहाँ तक कि आर्मी बेसिस को भी जो ऑक्सीजन जाना था उसके लिए कोर्टों में दलील लगा के आम आदमी पार्टी की सरकार अनाप शनाप ऑक्सीजन डिमांड करती थी। आप सब जानते हैं मुंबई और दिल्ली दोनों लगभग एक जैसी जनसंख्या है। दोनों में 75,000 से 90,000 के बीच कोविड के पेशेंट थे। मुंबई में 250 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रतिदिन लगता था। दिल्ली की सरकार जब 250 दिया तो 400 मांगे, 400 दिया तो 700 मांगे, 700 दिया तो 950 मांगे, और हर एक चीज के लिए कोर्ट में झूठे दलीलें देके जो ऑक्सीजन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बाकी इन इलाकों में आर्मी के लोगों को जाने बचाने में मददगार साबित हो सकता था, उसको आम आदमी पार्टी जो स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण 2-2, 3-3 दिन ऑक्सीजन कंटेनर में पड़ा रहता था। हमारी ट्रेन अटक जाती थी, कंटेनर्स के जो ट्रक थे वो अटक जाते थे, स्टोरेज नहीं थी। लेकिन ऑक्सीजन हड़पने का जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, मैं समझता हूं इससे घिनौना बर्ताव पंजाब के साथ और कोई नहीं कर सकता था। ऐसी सरकार को कभी पंजाब में नहीं आने देना, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 संकल्प लिए हैं पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के लिए, वो दोहराना नहीं चाहता हूं, पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्प लेती है, सरकार में आने के बाद उसको 100% लागू करती है। हमने उत्तर प्रदेश में जो संकल्प लिए थे गत 5 वर्षों में 100% लागू किए, चाहे वो किसानी क्षेत्र में हो, औद्योगिक विकास में हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात हो, चाहे वो 6 डिफेंस के नोड्स जो उत्तर प्रदेश में अब लग रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आईटी इंडस्ट्री को जो बल मिल रहा है, आईटी सेक्टर में अब सॉफ्टवेयर भी उत्तर प्रदेश में बड़े रूप में आ रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो 1.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था आज यूपी से 2 लाख करोड़ का हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जो संकल्प पत्र में जो लिख के दिया है ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा संकल्प ऐसा है, ये अटूट बंधन है पंजाब के लोगों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र की सरकार। अब भाजपा में जितने कैंडिडेट खड़े हैं पंजाब में और हमारे मित्र पक्ष के कैंडिडेट्स, इनको जिता के पंजाब की सरकार पूर्ण बहुमत की एक डबल इंजन राज्य सरकार पंजाब में देगी। पंजाब को नशा मुक्त करेगी, पंजाब को माफिया मुक्त करेगी, एक ईमानदार सरकार जो सिर्फ और सिर्फ विकास से प्रेरित होगी, जो हर समाज के लिए काम करेगी, चाहे किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, हर वर्ग की चिंता, औद्योगिक विकास की चिंता, व्यापारियों की चिंता। मैं समझता हूं हर प्रकार से पंजाब को चाहिए एक अच्छी सरकार, और वो सरकार भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा और हमारे मित्र पक्ष सब मिलके
पंजाबियत का मान फिर एक बार स्थापित करेंगे, फिर एक बार सबका साथ सबका विकास करके पंजाब में जो नई ऊंचाइयां पहुंचाने की हमारी कल्पना है, जो पंजाब का सही स्थान है, 21वीं सदी का नंबर 1 स्टेट बनाने का जो हमारा इरादा है, उसका काम हम मिल के करेंगे। आज हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज हमारे बीच आमंत्रण दे रहे हैं। हम मिलकर नवा पंजाब बनाएंगे। हम मजबूर नहीं, एक मजबूत पंजाब बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं पहले इनका स्वागत कर ले, फिर आई टेक क्वेश्चन। सर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने शासन चलाया है, जिस प्रकार से हमारे सोल्जर्स का, हमारे जवानों का अपमान किया है, सवाल उठाए हैं हमारे जवानों की वीरता पर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग बयानों से यह सिद्ध किया कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो पता नहीं कल वो रिजर्वेशन भी खत्म कर दे। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का वो वीडियो जिसमें केजरीवाल जी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उससे तो लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी इस देश में रिजर्वेशन भी खत्म कर देगी। जो शोषित, वंचित, पीड़ित परिवार है, उन सबका जो अधिकार है उसको भी छीनने की बात कर रही है। जिस प्रकार का उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दिया है, क्या आप में से किसी को लगता है कि वो उम्मीदवार इस प्रदेश में कानून व्यवस्था संभाल पाएंगे? मुझे तो कई बार पार्लियामेंट में जब वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, सुबह क्वेश्चन आवर 11 बजे होता है, तब भी डर लगता है पता नहीं अब क्या आएगा। अब अगर सुबह 11 बजे ये हाल है तो प्रदेश कैसे चलेगा, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि होश में आए आम आदमी पार्टी और पंजाब के साथ छल ना करे। पंजाब की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र दल मिलके देंगे। पंजाब को सुरक्षित बनाएंगे, पंजाब में कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। जो प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ सुरक्षा नहीं दे सकता है, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था से आप कितने परेशान होंगे ये मैं समझ सकता हूँ। और मैं समझता हूँ पंजाब के हर व्यक्ति को आज एक अच्छी, ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ साथ पंजाब में पुनः कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाली सरकार चाहिए। हमने स्टील इंडस्ट्री से बात करके एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर को स्टील इंडस्ट्री कंसेशन पे अपना सामान दे, इसको सुनिश्चित किया। 1 जनवरी से 2,500 से 3,000 रुपये टन एमएसएमई और एक्सपोर्टर्स को सभी बड़े स्टील प्लांट्स ने डिस्काउंट पे स्टील देने का घोषणा की है। इसकी मीटिंग हमने की थी। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम बढ़े हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दाम का प्रभाव भारत में भी पड़ा है। उसके लिए सरकार ने लगातार कई सारे कदम उठाए, कई सारी चीज़ों के इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया, इंपोर्ट को भी सरल किया जिससे पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध हो सके। और दामों पे सरकार की लगातार नज़र है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट कोविड फिनोमिना है। मुझे लगता है कुछ दिनों में ये थम जाए। आप जो कह रहे हैं उसके बाद ही 7 से 8 हज़ार रुपये टन बढ़ गए। वो इंटरनेशनल प्राइस है और जो फिनिश प्रोडक्ट हम बना के बाहर बेचते हैं फिर उसके भी दाम उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या चीन ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ मोदी सरकार, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ है? मुझे लगता है कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो हम सबके सामने है। भारत की जमीन किसके शासन में गई? चाइना के हाथ में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसके शासन में भारत से अलग हुआ? कांग्रेस जवाब दे के 1962 में हमारा जो पूरा क्षेत्र गया उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी पूरी जानकारी है कि कांग्रेस जिम्मेदार है
इस देश के बंटवारे के लिए, कांग्रेस जिम्मेदार है पंजाब के बंटवारे के लिए, कांग्रेस जिम्मेदार है देश के बड़े बड़े हिस्सों को हमने छोड़ दिया। और आज के दिन हमने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दिया है, भारत की जमीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, हमारे वीर जवान सेना के पूरी तरीके से तत्पर हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए और तथ्य सामने लाने चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उसके तथ्य क्या है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद 10 वर्ष उनके समय में क्या हुआ उसका भी खुलासा वो करें। हमारी पार्टी ऐसी ओछी नहीं है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम उनके नाकामियों को बाहर निकालें, नहीं तो कांग्रेस की और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो चाइना के साथ हुआ, जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उसकी उनकी नाकामियों को बाहर निकालें तो शर्मिंदगी होगी। पर हम देश के डिफेंस के साथ ऐसा नहीं करना चाहते। मुझे लगता है हमारे वीर भारत की सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए पूरे तत्पर है और भारत की एकता और अखंडता को कभी आंच नहीं आने देंगे। 4 साल सीएम रहे हैं अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट, इट वुड बी कैप्चर गवर्नमेंट, हाउ इट वुड बी पॉसिबल? क्योंकि आप सबको अनुभव है और ये सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश का और केंद्र का भी अनुभव है कि कांग्रेस में मुखौटा होता है जो सरकार चलाता है और सरकार चलती है एक परिवार के नाम पे। वो परिवार तय करता है क्या करना। आप बताइए सरदार मनमोहन सिंह का जो इंसल्ट राहुल गांधी ने किया था, इससे बड़ा इंसल्ट क्या हो सकता है। मेरी तो सहानुभूति है सरदार अमरिंदर सिंह जी के साथ, जिन्होंने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के लिए काम किया, सेवाएं की, लेकिन क्या दुर्गति रही होगी, कितने मुश्किल रही होगी यहाँ सरकार चलाना, जो वो कांग्रेस अध्यक्षा को बता रहे हैं कि उनका मंत्री सैंड माइनिंग के माफिया को चला रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्षा उनको कार्रवाई करने नहीं देती। उन्होंने खुलासा किया है और मैं समझता हूं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कैबिनेट का पास किया हुआ निर्णय जो मीडिया के सामने फाड़ के सरदार मनमोहन सिंह का अपमान किया, मेरी तो आज तक जहन में ये नहीं आया कि सरदार मनमोहन सिंह ने ऐसा अपमान सहा क्यों। उस दिन उन्होंने रिजाइन करना चाहिए था। उस दिन एक सरदार की इज्जत के लिए, पंजाब की इज्जत के लिए सरदार मनमोहन सिंह ने उस दिन रिजाइन करना था, जिस दिन एक, उनको तो युवा नेता कहते हैं राहुल गांधी को, तब तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे। एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य केंद्र कैबिनेट के पास किए हुए निर्णय को सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते ऐसे प्रेस में फाड़ के चिथड़े करे, ये है कांग्रेस की मानसिकता जो भाजपा में नहीं है। भाजपा का एक एक मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार देते हैं, अच्छा शासन देते हैं और दोनों केंद्र और राज्य मिलके सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त जनता की सेवा करती है। चन्नी जी का एक स्टेटमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और इसके ऊपर गंदी राजनीति। आप लोग के सामने है वो बयान, मैंने तो कुछ तोड़ा मरोड़ा नहीं है। चाहिए तो फिर आपके सामने प्ले कर देता हूँ। बयान तो हम सभी ने सुना है, मेरी बात नहीं है, हम सबने बयान सुना है। तो तोड़ मरोड़ा किसने है? अगर मीडिया ने चलाया वो, तो अगर मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ा है तो जरा वो बताएं किसने किया है। तो वो राजनीति अच्छी थी कि यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को ऐसा अपमानित करना, देश को बांटना। आज लुधियाना में, मंडी गोविंदगढ़ से आ रहा हूं, मंडी गोविंदगढ़ में, जलंधर में, पठानकोट में कोई इलाका नहीं है, शायद कोई खेत नहीं होगा जहां कोई ना कोई बिहार या यूपी का भाई यहाँ पे सेवा ना दे रहा हो। तो क्या हम सबको यहाँ से भगाने वाले हैं? कैसे चलेगी पंजाब की अर्थव्यवस्था? तो हमने पूरी निंदा की है
और मैं समझता हूं पंजाब के लोगों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से डरना चाहिए। पंजाब की सुरक्षा, पंजाब में एक ईमानदार व्यवस्था, पंजाब का विकास अब आपके हवाले है। जैसे कहते हैं अब वतन आपके हवाले है मित्रों। थैंक यू।